स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भारत की राजकोषीय नीति के बारे में बताऊंगी। फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की राजकोषीय नीति का हम आज अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, जिसमें समाजवाद की स्थापना पर जोर दिया गया। सन 1951 से देश में आर्थिक नियोजन अपनाया गया और आर्थिक नियोजन में देश के तीव्र आर्थिक विकास कैसे किया जाए, जन कल्याण, समाजवादी समाज की संरचना, न्याय, समानता आदि उद्देश्य रखे गए और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया गया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की आय व्यय ऋण नीति से होता है, जिसमें सरकार अपनी आय व्यय और अपने ऋणों के संबंध में नीतियां बनाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में राजकोषीय नीति की क्या विशेषताएं हैं। भारत की राजकोषीय नीति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर ये अध्ययन कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राजकोषीय नीति के अंग क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, जिसमें सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन जो कि बजट से संबंधित होता है, और आर्थिक स्थायित्व के बारे में पढ़ा था। तो आज हम भारत की राजकोषीय नीति के प्रमुख भागों का अध्ययन करेंगे। तो भारत की जो सबसे पहले जो मुख्य जो है वो कर नीति है। कर नीति भारत की राजकोषीय नीति का एक प्रभावी अंग रही है और भारत की कर नीति के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य रहे हैं। पहला उद्देश्य तो एक तो आय प्राप्त करना, पर्याप्त आय प्राप्त करना, ताकि जो सरकारी सार्वजनिक व्ययों को पूरा किया जा सके, और द्वितीय आर्थिक विषमता को दूर करना, निर्धन और गरीब, धनी और निर्धन के बीच की जो खाई है उसको कम करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कर, जिसमें आय कर, संपत्ति कर शामिल है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन कर, जिसमें विक्रय कर, ठीक है, आदि करों को शामिल किया जाता है। भारत में एक सीमा तक करों में छूट दी गई थी भारत में जो कर है, किंतु बाद में करों की दर बढ़ती ही जा रही है। भारत की जो कर प्रणाली है वो प्रगतिशील कर प्रणाली है। उसमें इस प्रकार से कर लगाया जाता है कि धनी पर अधिक भार पड़ता है और गरीबों पर कम। सामान्य रूप से जो कर है वो देय क्षमता के आधार पर लग जाते हैं। कर देय क्षमता मतलब जिसकी जितनी क्षमता है अधिक है कर, जिसकी आय अधिक है उस पर अधिक कर लगाया जाता है, और जिसकी जितनी क्षमता पे करने की क्षमता जितनी कम है उस पर कम कर लगाया जाता है। इससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है और सरकार इस प्रकार से कर लगाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, की सरकार को पर्याप्त आय भी प्राप्त हो सके। सरकार की आय का जो प्रमुख साधन जो है भारत में वो कर ही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर कर लगाए जाते हैं। तो भारत की जो करारोपण प्रणाली है उसकी प्रमुख विशेषताएं, एक तो बहुकर नीति, जैसे मैंने आपको बताया भारत में विविध प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करों में संपत्ति कर और आय कर को शामिल किया जाता है, और अप्रत्यक्ष करों में उत्पादन कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, जिनको मर्ज करके आजकल जो है वो जीएसटी के नाम से कर जाते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इससे पहले वैट के नाम से वैल्यू एडेड टैक्स। इन सबको अब मर्ज करके जो है वो अब गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता, भारत में जो है अप्रत्यक्ष करों पर सरकार अधिक निर्भर है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष कर है उसमें जो कृषि से संबंधित आय हैं वो उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर जो है वो धनी व्यक्तियों पे लगाए जाते हैं, उनका दायरा भी सीमित है, इससे सरकार को पर्याप्त आय नहीं प्राप्त हो पाती, ठीक है। और करों की चोरी भी की जाती है। और एक बड़ा व्यापारी वर्ग जो है, जिसको कृषक वर्ग है, जिसको मैंने अभी बताया कि कर के दायरे से बाहर रखा गया, इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा, राजस्व प्राप्ति का मुख्य साधन, जैसे आपको बताया है कि विभिन्न प्रकार के जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनकी राजस्व प्राप्ति का मुख्य प्रमुख साधन है। गैर कर साधनों की तुलना में कर साधनों से जो है सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। कर संरचना में उत्पादन कर, उसमें भी विशेषकर उत्पादन कर जो अप्रत्यक्ष कर में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो सीमा शुल्क और बिक्री कर है उसका स्थान जो है वो उत्पादन कर के बाद आता है। अब जो आजकल ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाने लगे हैं। प्रत्यक्ष करों की प्रगतिशील कर प्रणाली है प्रत्यक्ष करों की, ठीक है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए प्रगतिशील करों का सहारा लिया जाता है भारत में। प्रगतिशील कर में आर्थिक विषमता को दूर करने में सहायता मिलती है। प्रगतिशील कर का मतलब है जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर भी बढ़ते हैं। जैसे कि भारत में विभिन्न आय
कर स्लैब्स के लिए, आय के स्लैब्स के लिए अलग अलग कर दर है। जैसे 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से 5 लाख तक पुरानी दर में 10% था, नई दरों में 5%, 5 से 10 तक 20% और 10 से अधिक पर 30%। अब इन दरों में परिवर्तन क्या है, इसे बढ़ाकर 5, 15 और 25 कर दिया गया है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ रही है। और जो निर्धन वर्ग है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, वो कर प्रणाली उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो इसके ठीक है, तो भारत की जो प्रत्यक्ष कर है वो प्रगतिशील प्रगति रही है, समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में आयकर की दरों में समय समय पर कमी भी की गई है और आयकर की जो दरें हैं उसमें समय समय पर कमी की गई है। भारत में एक समय ऐसा था जब उच्चतम दर 97.7% थी, जो देश की सबसे ऊंची दर थी। वाचु समिति 1971 में इसे कर चोरी को रोकने के लिए कहा गया कि इसको कम कर दिया जाए, तो तभी अधिक से अधिक 75% नहीं होनी चाहिए, और समय समय पर इसमें कम करते हुए आज वर्तमान में ये 30% पुरानी दर और नई दरों में 25% ही रह गई है। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार की जो करारोपण नीति समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आय की विषमताओं को दूर करने के लिए और धन के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया जाता है, ताकि देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो सके, धनी और निर्धन वर्ग जो है उसकी खाई को कम किया जा सके। करारोपण के सिद्धांत के अनुरूप है। जो करारोपण के सिद्धांत ऐसे प्रगतिशील होने चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए, करारोपण प्रणाली में मितव्ययी होनी चाहिए, उसके व्यय अधिक नहीं होने चाहिए, उत्पादकता है, उत्पादकता को बढ़ावा मिलना चाहिए। इन सबको ध्यान में रख के ही भारत की जो कर प्रणाली है उसका निर्माण किया गया है। बचत उन्मुखी है। भारत की कर प्रणाली में बचत करने के लिए अनेक प्रकार की छूटें दी गई है। सेक्शन धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक अगर कोई सेविंग्स की जाती है और उनको इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर उसमें करों में छूट दी गई है। इसके अंदर PPF है, आपका जीवन बीमा है, सामान्य राष्ट्रीय बचत पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यूनिट ट्रस्ट की ऑफ इंडिया की यूनिट लिंक बीमा योजना आदि में अगर पैसा लगाया जाता है तो उसमें 1.5 लाख तक की छूट दी गई। जैसे बचत उन्मुखी करारोपण नीति है, ताकि देश में बचत हो, निवेश हो और उत्पादन बढ़े। विस्तृत करारोपण नीति है। भारत की जो करारोपण नीति है वो विस्तृत है। इसके दायरे को समय समय बढ़ाया गया है। इसमें 97 के 98 बजट में 6 मापदंड निर्धारित किए गए थे, जिसमें से किसी एक के होने पर भी कर प्रणाली के अंतर्गत जो है कर विवरणी का जो है टैक्स रिटर्न भरना जरूरी था। जिसमें गृह स्वामी, अगर कोई घर का स्वामी है, मोबाइल फ़ोन, अब इसको हटा दिया गया क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है अब अधिकतर सभी व्यक्तियों के पास होने लगा है, तो मोबाइल फ़ोन नहीं रहा है। विदेश यात्रा अगर किसी ने की है, किसी का मोटर गाड़ी है, कार है, क्रेडिट कार्ड है और महंगी क्लब की सदस्यता है, तो उनको टैक्स जो कर विवरणी भरनी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा छोटे दुकानदार, 5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले जो छोटे दुकानदार हैं उससे भी एक मुश्त आयकर लेकर आय के कर को दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार भारत की जो करारोपण नीति है वो प्रगतिशील, लोचशील, मितव्ययी तथा उत्पादकता के सिद्धांतों के अनुरूप है। दूसरा जो मुख्य भाग है भारत की राजकोषीय नीति का है वो सार्वजनिक व्यय नीति है। भारत में व्यय के लिए वास्तव में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। सरकार समय समय पर व्यय की मदों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदलती रहती है। मुख्य रूप से सरकार जिन मदों पर व्यय करते हैं उनको आर्थिक और गैर आर्थिक 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में जो विकास से संबंधित होता है उसमें कृषि, विकास, परिवहन, व्यापार, सिंचाई, विद्युत, बैंक आदि आधारभूत उद्योगों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा गैर आर्थिक क्षेत्रों में शिक्षा होगी, चिकित्सा, समाज कल्याण योजनाएं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा देश के सुरक्षा पर जो व्यय किया जाता है, प्रशासन पर जो व्यय होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो भारत में समय समय पर व्ययों में, सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। गैर विकास व्यय जिसमें कि पड़ोसी देशों की शत्रुतापूर्वक व्यवहार के कारण आंतरिक अशांति, सेना व रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई है। प्रशासनिक व्यय में भी वृद्धि हो रही है। सरकार की कुछ सस्ती लोकप्रिय नीतियां हैं जिसके कारण भी गैर आर्थिक व्यय बढ़े हैं। तो अगर हमें विकास की गति को बढ़ाना है तो इन जो गैर आर्थिक व्यय इन पर कठोर नियंत्रण सरकार को रखना होगा, क्योंकि सरकार के जो व्यय हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सरकार के व्यय सरकार की आय से अधिक हैं। ठीक है, तो जो आर्थिक व्यय हैं, जो देश के विकास, आर्थिक विकास की जरूरी है, उस पर तो सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन जो गैर आर्थिक व्यय विशेषकर प्रशासनिक व्यय हैं सरकार उनमें कमी ला सकती है। तीसरा जो है भारत की राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है वो है सार्वजनिक ऋण नीति।
सरकार के जो व्यय की तुलना में प्राप्तियां कम होने के कारण, आय कम होने के कारण सरकार को ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। भारत सरकार आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से भी ऋण प्राप्त करती है। भारत को कई तरह के खुले ऋण और बंधे ऋण, जिसपे कई शर्तें लगी होती है, वो प्राप्त किए हैं। भारत पर ऋण भार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक ऋणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य ऋण। जैसे मैं अगर आंतरिक ऋण में शुद्ध बाजार ऋण, शुद्ध लघु बचतें, शुद्ध राज्य ऋण, सार्वजनिक भविष्य निधियां, गैर सरकारी भविष्य की विशेष जमाएं, अनिवार्य जमाओं के विरुद्ध आरबीआई से विशेष उधार आदि को शामिल किया जाता है। बाह्य ऋण में जो सरकार, ट्रस्ट, बाह्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करती है, अनुदान, उनको हम शामिल करते हैं। तो सरकार का जो ऋण भार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार को इन ऋणों में कमी करनी चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ मुख्य भाग है राजकोषीय नीति का है वो बजट नीति, घाटे का बजट। ठीक है, भारत में क्योंकि व्यय अधिक हैं और आय कम है, उसके लिए सरकार ऋण लेती है, लेकिन कई बार जो ऋण प्राप्त होते हैं वो भी कम पड़ते हैं, तो उस समय सरकार घाटे का बजट बनाती है। घाटे के बजट में जो घाटा होता है सरकार उसको हिनात प्रबंध के द्वारा, मतलब नए नोट छापकर उसको पूरा करते हैं। इसे घाटे की वित्त व्यवस्था, हिनात प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अपनी विकास योजनाएं जितनी, उसके वित्त प्रबंधन हेतु सरकार ने घाटे का बजट बनाया है। तीसरा की महान मंदी तक तो क्या अधिकांश देशों में आधिक्य बजट बनाया गया था, लेकिन तीसरा की जब महान मंदी हुई तब इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री है किन्स ने कहा कि अगर हमें इस मंदी को दूर करना है और देश में रोजगार बढ़ाना है तो उसको घाटे का बजट बनाने का सुझाव दिया गया था। और तब से लेकर सभी देशों में, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश ने अपनी विकास योजनाओं के लिए हिनात प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया है। लेकिन ये हिनात प्रबंधन कोई रामबाण औषधि नहीं है, इसका सरकार को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। हिनात प्रबंधन अपनाने से घाटे का बजट, मतलब जो सरकार नए नोट छापती है, उससे महंगाई और देश में मुद्रास्फीति का भय रहता है, जिसका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे कि घाटे के बजट बनाने से क्या क्या देश की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। डिटेल में हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो जो भारत में जो घाटे का बजट बनाया जाता है, तो घाटे के लिए जो कई तरह की शब्दावली यूज होती है भारत में। एक तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटे का मतलब है जो सरकार के राजस्व व्यय है उसमें राजस्व प्राप्तियों को घटाना। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटों में जो कुल व्यय है, मतलब इसमें पूंजीगत व्यय भी आ जाएंगे राजस्व व्यय के अलावा, उसमें से जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों को घटाकर हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज पेमेंट है, अगर वो की जाती है, अगर उसको भी घटा दे तो हमारे पास प्राथमिक घाटा, वो क्या कहलाता है, प्राथमिक घाटा। तो इस प्रकार भारत में जो बजट नीति है, जो घाटे का बजट बनाया जाता है। तो भारत की जो राजकोषीय नीति है इसके कुछ दोष हैं। इसमें एक तो, हालांकि भारत में जो राजकोषीय नीति अपनाई गई है उसमें निर्धनता को कम करने, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और आर्थिक विकास करने के लिए नीति बनाई गई है। और दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा भी की गई थी 1985-86 में, जिसमें अर्थव्यवस्था की बचत और विनियोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, ऐसी कर नीति का घोषणा की गई थी। इसके अलावा साधनों का आवंटन और प्रयोग में भी कुशलतापूर्वक उनका आवंटन किया जाए, इस बात कही गई थी भारत की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में। तो भारत की जो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति है उसमें समस्या, बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या को कम करने के साथ साथ पर्याप्त साधन जुटाने के प्रयास किए गए हैं। फिर भी भारत की राजकोषीय नीति के कुछ दोष हैं। एक तो ये अव्यवस्थित है, इसमें समय समय पर परिवर्तन किए जाते हैं और जो परिवर्तन होते हैं वो जो देश की सामयिक आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो भारत की जो राजकोषीय नीति है उसमें जो कर है ना तो एक दूसरे के पूरक है और ना ही उसमें कोई समन्वय पाया जाता है। तो अव्यवस्थित है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है उसका। लोचता का अभाव देखने को मिलता है, कई बार भारत में करों से पर्याप्त आय नहीं हो पाती है और उसमें संशोधन भी व वृद्धि करना भी कठिन होता है। करों का अवरोही स्वरूप है, ठीक है। यहाँ अमीरों की तुलना में गरीबों पे जो हम सरकार जो अप्रत्यक्ष कर लगाती है उसका जो भार है वो जो है गरीबों पर अधिक पड़ रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों में समन्वय का अभाव है,
ठीक है, दोनों के, जिसकी वजह से उनकी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। नव कर प्रणाली के कुछ दोष भी है जो नई कर प्रणाली घोषित की गई है। उसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में पूंजी संचय व आर्थिक विकास की गति को धीमा कर दिया है। इन करों में समता पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि समता पर अधिक जोर देने से आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसमें नए कर में जो प्राप्त आय है वो बहुत कम है, जबकि उसकी वसूली व्यय अधिक है। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार जो सुरक्षा प्रशासन में व्यय बहुत अधिक व्यय करती है और ये अनुपादक व्यय होता है। तो सरकार को समय समय पर प्रशासनिक व्ययों में कमी करने की घोषणा करती भी है और थोड़ी इसमें कमी भी करनी पड़ेगी। अप्रत्यक्ष करों की अधिकता, अप्रत्यक्ष कर जैसे बताया कि मैंने आपको, प्रत्यक्ष कर जो होते हैं व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उनकी बजाय अप्रत्यक्ष कर पे सरकार अधिक निर्भर है। वर्तमान में जीएसटी के नाम से जाने जा रहे हैं और इसका जो भार है वो निर्धन वर्गों पर पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी जो कर देने की क्षमता कम है, तो उस पर उनकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है उनके लिए मुद्रा की, इसलिए उसका जो भार है वो अधिक अनुभव, गरीब व्यक्ति अधिक अनुभव करते हैं। इनाद प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। भारत में इस समय में घाटे का बजट बनाया गया है और आवश्यकता से अधिक घाटे का बजट बनाने से महंगाई बढ़ रही है। कुशलता का अभाव है। करों को वसूली में कुशलता का अभाव पाया जाता है। करों की चोरी रोकने में भारत सरकार जो है वो असमर्थ रही है। काला धन भारत में देखने को मिलता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में कम अंशदान है। राष्ट्रीय आय की तुलना में जो करों से प्राप्त आय है वो कम है। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी करों से आय ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। सार्वजनिक आय का अपव्यय है। जैसे मैंने आपको बताया, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो खर्चा किया जाता है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अकुशलता, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में अकुशलता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लाल फीताशाही आदि देखने को मिलता है। वहाँ अधिक कर्मचारी भी कहीं जगह लगे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक व्यय बढ़े हैं। इसके अलावा विकास परियोजनाओं को भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रारंभ कर दिया जाता है। उनकी जीवन क्षमता नहीं देखी जाती है, जो भारी व्यय करती है सरकार और एक बाद उसका कोई लाभ भी जनता को नहीं मिल पाता है। निम्न बचत दर है। बचत को भी प्रोत्साहित करने में राजकोषीय नीति जो है वो सफल नहीं रही है। और देशों की तुलना में, चीन की तुलना में भारत की जो बचत दर है वो काफ़ी नीची है। तो इस प्रकार भारत की राजकोषीय नीति के इसमें कुछ कमी है जिसे दूर करना चाहिए। समय समय पर किसी भी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा है वो 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि भारत का राजकोषीय घाटा 2% से अधिक ही रहा है। 2% 3% के बीच में ये रहा है। और राजस्व घाटे को शून्य तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए जो अनुपादक व्यय, जैसे मैंने आपको बताया, प्रशासन पे व्यय जो है उसको कम करना चाहिए। सब्सिडी को घटाया जाना चाहिए और गैर उत्पादक सब्सिडी को तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। कर के दायरे को बढ़ाकर भ्रष्टाचार, कर चोरी को रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए। राजकोषीय गैर योजना व्यय में कटौती की जानी चाहिए। लोक उपकरण जो है, सार्वजनिक उपकरण जो घाटे में चल रहे हैं उसमें विनिवेश और निजीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, लोक उपकरण के प्रबंधन और कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए ताकि उनकी जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़े। राज्य को राजकोषीय मापदंड की पालना हेतु कहना चाहिए। सभी राज्यों जो है राजकोषीय मापदंडों की पालना करें और हर स्तर पर राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के बीच में समन्वय बनाए रखना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हो सके।